बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। ईथीन पॉलीमराइज होके पॉलीथीन कैसे बनाती है, इसकी मैकेनिज्म है। जिस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। इसमें 3 स्टेप होते हैं। जैसे कोई भी काम आप करते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन, आप स्टार्ट करते हो तो वो चेन इनिशिएशन होता है, और आप उसको करते चले जाते हो तो वो प्रोपोगेशन होता है, चेन प्रोपोगेशन। और जब आप पूरा कर देते हो तो उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। जैसे आप एक माला बनाते हैं तो उस माला में सबसे पहले आप सुई उठा के एक फूल पिरो देते हैं, ये एक इनिशिएशन हो गया। फिर आप उन्हें बहुत सारे फूल डालते जा रहे हैं तो ये इसका प्रोपोगेशन हो गया। फिर आपने दोनों छोर मिला के माला बना दी, ये टर्मिनेशन हो गया। इसी तरह से ईथीन का भी मॉलिक्यूल पॉलीथीन ऐसे बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है पॉलीमराइजेशन। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का काम क्या है? फिनाइल फ्री रेडिकल प्रोवाइड करना। फिनाइल फ्री रेडिकल इनिशिएटर की तरह काम करता है, जैसे सुई का काम करता है। कोई भी चेन स्टार्ट करने के लिए हम सुई लेते हैं, ऐसे ही ये फिनाइल फ्री रेडिकल एक इनिशिएटर है। इनिशिएटर क्या करता है? पहले ईथीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके एक और फ्री रेडिकल बनाता है। क्योंकि ये इधर कंबाइंड हुआ तो डबल बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 3 रह गई तो इसकी एक वैलेंसी कम है, तो ये फ्री रेडिकल है। प्रोपोगेशन में क्या होगा? ऐसे इस फ्री रेडिकल से बहुत सारे फिर से कंबाइंड होंगे। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल से क्या होगा? और बहुत सारे ईथीन मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे और एक बड़ा फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे कि हमने बहुत सारे फूल पिरो दिए एक माला में, तो ये इससे एक बहुत सारे n टाइम्स ईथीन मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए, लेकिन लास्ट वाला ईथीन मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल ही बना रहेगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा कि 2 बड़े फ्री रेडिकल, ऐसे 2 बड़े फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइंड हो जाएंगे। ये मैंने 2 बड़े फ्री रेडिकल बनाए हैं और इनके बीच में ये बॉन्ड फ्री रेडिकल हट जाएगा और नीचे बीच में बॉन्ड आ जाएगा, जिससे ये इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और एक पॉलीथीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। इसके बाद आपका आता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर जो नेचुरल रबर है वो काफी सॉफ्ट है और उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम उसको सल्फर के साथ हीट कर दें तो ये प्रोसेस है तो है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और इस प्रोसेस को करने से रबर बहुत हार्ड हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, जिससे ऑटोमोबाइल टायर बनते हैं। तो रबर को 5% सल्फर के साथ हीट करने का प्रोसेस क्या है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और उसको यूज कहाँ पर है? ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में उसका यूज है। फिर है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में पॉलीमर चेन्स के बीच में ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग की वजह से उसमें गैप आ जाते हैं और वो हल्की हो जाती है। वो कहाँ यूज होती है? स्क्वीज बॉटल्स में, पाइप्स बनाने में यूज होती है। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? जिसमें लॉन्ग और स्ट्रेट चेन बिल्कुल पास पास हैं, जैसे एक के ऊपर एक आप चेन रखते चले जाएं तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है। तो ऐसी पॉलीथीन कहाँ काम आती है? बकेट्स बनाने में, डस्टबिन बनाने में ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होती है। इसके बाद है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो नेचर के बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय हो जाएं। ऐसे 2 मेन है, PHBB और नायलॉन 2, नायलॉन 6। बाकी जो पॉलीथीन वगैरह हैं ये ऐसे पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो आजकल ऐसे पॉलीमर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो ये आपका पॉलीमर्स का चैप्टर पूरा हुआ। इसकी एक्सरसाइज NCERT आप देख सकते हो। मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा इसका, बोर्ड के क्वेश्चंस का, जिसमें बोर्ड में पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। ओके।